नमस्कार। इंतजार की घड़ियां समाप्त और समय आ गया है एग्जिट पोल का। चूंकि एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए थे और उस दिशा निर्देश का समय समाप्त होता है 30 नवंबर को, यानी कि आज 30 नवंबर को 6:30 बजे। तो 30 नवंबर 6:30 बजे के बाद देश के तमाम न्यूज चैनलों ने और तमाम वेबसाइटों ने, तमाम न्यूज एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए। चूंकि मुखनायक ने आप सभी से वादा किया था कि हम भी सटीक विश्लेषण करते हुए, तथ्यात्मक जानकारी देते हुए आपको एग्जिट पोल बताएगा। हालांकि एग्जिट पोल इस बात का कतई पर्याय नहीं है कि वही 100% सत्य होगा, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो चुनाव के परिणामों को लेकर एक विशेष व्यवस्था की गई है और उसी व्यवस्था का हम सिंहावलोकन करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि निष्पक्षता से और तथ्यात्मकता के आधार पर मुखनायक आपको सेंधवा विधानसभा, पांचेमल विधानसभा, राजपुर विधानसभा और बड़वानी विधानसभा के बारे में एग्जिट पोल के आंकड़े बताएगा। और फिर मुखनायक आपसे कहना चाहता है कि एग्जिट पोल 100% किसी भी चैनल या किसी भी एजेंसी का नहीं होता है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाबिस्कर। चूंकि 17 नवंबर को, जी हां, मध्य प्रदेश के इतिहास में चुनाव के संदर्भ में यदि कहा जाए तो 17 नवंबर का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लोकतंत्र के लिए लिखा जाएगा। हालांकि जब भी 5 वर्ष में लोकतंत्र के इस उत्सव को बनाए रखने, इस उत्सव को मनाने के लिए जब तारीख होती है तो उस तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता है। और उसी तारतम्य में 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए और उन चुनावों में लगभग सभी 52 जिलों में कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए। चूंकि मध्य प्रदेश चुनाव जो संपन्न हुए वो तो इसलिए मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो वो शांतिपूर्ण होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। बताते हुए मैं सीधे एग्जिट पोल पर आता हूं। चूंकि एग्जिट पोल इस बात को बताने जा रहा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुखनायक आपको बताने जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए थे उसकी तिथि समाप्त हो गई और एग्जिट पोल का समय प्रारंभ हो चुका है। और एग्जिट पोल के तहत यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो शायद 2018 का पुनरावलोकन हो सकता है। 2018 अपने आप को इतिहास दोहरा सकता है। आप शायद जानते हैं कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए तो जनता जनार्दन ने कांग्रेस को अपना मैंडेट दिया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी। चूंकि कांग्रेस लगभग 18 महीना महाशासन में रही, किंतु कुछ अंदरूनी कमी या कुछ तरीके जो भी समय हुआ होगा वो समय ने जब करवट ली होगी, वो करवट लेने के खास बाद कांग्रेस में मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ था। और तख्ता पलट का नतीजतन ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के बाद फिर तिथि आती है 17 नवंबर 2023 और 2023 में 17 नवंबर में सभी पार्टी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कई निर्दलीयों ने ताल ठोकी थी और उसे युद्ध के मैदान में, इस महोत्सव के, लोकतंत्र के महोत्सव में जब तारीख शाम को 6 बजे 17 नवंबर को 6 बजे तो सभी का भविष्य उस ईवीएम मशीन में कैद हो गया। और ईवीएम मशीन का जब खुलासा होगा यानी कि परिणाम आएगा तब वो तारीख होगी 3 दिसंबर। और 3 दिसंबर से पूर्व मुखनायक ने जो वादा किया था कि बड़वानी जिले में किस प्रकार क्या रहेगा और संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी उसको लेकर सिंहावलोकन करेंगे, केवल तथ्यात्मक बात कहेंगे, जो 100% सत्यता की कसौटी पर खरी उतरेगी। लेकिन जो किसी भी प्रकार के जो एग्जिट पोल आते हैं, चाहे वो मुखनायक के हो या किसी और पार्टी के, इस बात को मैं डबल दोहराता हूं क्योंकि ये 100% सत्य नहीं कहे जा सकते हैं जब तक ईवीएम मशीन नहीं खुलती है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं
230। जी हाँ, मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230 और जो जीत का आंकड़ा है यानी बहुमत का आंकड़ा है वो 116। यानी कि कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, यदि उन्हें सत्ता में आना है तो 116 के उस जादुई आंकड़े को छूने की नितांत आवश्यकता है। बहरहाल हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी या कांग्रेस की सरकार होगी। तमाम एग्जिट पोलों का सिंहावलोकन करते हुए और अपने मुख्य नायक के जो विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इस बार पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की संभावनाएं बन रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश कई भागों में विभक्त है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार यदि बात करें तो निमाड़ और मालवा, जी हाँ, मध्य प्रदेश की वो सीट है निमाड़ और मालवा, जहां पर पिछली बार 2018 में कांग्रेस ने परचम लहराया था। और ये जो सीटें हैं ये आदिवासी बहुलक सीटें हैं और लगभग 10 आदिवासी बहुलक सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की पैनी नजर रहती है। इसलिए कांग्रेस के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ बार बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे कि कांग्रेस के जो साथ है, यानी कांग्रेस के साथ जो सामाजिक संगठन कहते थे वो सामाजिक संगठन यानी कि जेएस में कांग्रेस का डीएनए है। यानी कि कहीं न कहीं जेएस को लुभाने का प्रयास आदिवासी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए कांग्रेस ने कई पैतरे फेंके। और चूंकि उनके पास उदाहरण था कि 2018 में वे सत्ता में आए थे तो उन्हें इस बात का लेकर वे आशान्वित थे कि 2023 में सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन जब मुख्य नायक ने इन निमाड़ और मालवा क्षेत्र में जब संपर्क किया, लोगों से गहन संपर्क किया, जब उनसे मुलाकात की तो निश्चित रूप से ये आंकड़े उभर कर सामने आ रहे हैं कि इस बार भी 2018 के जैसी लगभग स्थिति बनने जा रही है। आदिवासी वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर उनका झुकाव दृष्टिगत होता है। ये आंकड़े पूर्णतः सत्य इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 3 नवंबर को परिणाम आएंगे। ये बार बार मैं आपको दोहराना चाहता हूं और मुख्य नायक आपको बता देना चाहता है। उसी प्रकार चंबल क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां चंबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और चंबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटें ला सकती है। ऐसा पिछली बार भी अनुमान था और पिछले 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने चंबल से जीत का जश्न मनाया था। उसी प्रकार बुंदेलखंड के संदर्भ में यदि कहे तो बुंदेलखंड कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सीमा से छूता है और बुंदेलखंड का वो क्षेत्र हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं, तो बुंदेलखंड में कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर आकर्षण दृष्टिगत होता है। उसी तारतम्य में है बघेलखंड यानी कि रीवा सतना का क्षेत्र। और बघेलखंड में जो पिछली बार जो घटना हुई थी सीधी पेशाब कांड, वो उसको जो जनता जनार्दन है, विशेष करके आदिवासी जो वोटर है वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पर माफी मांगते हुए उन लोगों का दिल जीतने का पूरा प्रयास किया था और सारी योजनाएं जो चलाई वो कहीं ना कहीं आदिवासी जनजाति लोगों के आसपास रही और आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया। यानी कि बघेलखंड में जो चुनौती होगी वो लगभग समान होगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए जो कड़ी टक्कर होगी। फिर हम बात करेंगे और अन्य क्षेत्र के साथ साथ सीधे मालवा से निमाड़ की ओर जाएंगे और निमाड़ में हम बात करेंगे बड़वानी जिले की। जी हाँ, बड़वानी जिले की यदि बात करें तो 187, 188, 189 और 190 ये 4 अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। यदि हम सेंधवा की बात करें तो सेंधवा 187
क्रमांक है विधानसभा का, और 187 से भारतीय जनता पार्टी से जंगे मैदान में थे अंतर सिंह आर्य। जी हाँ, अंतर सिंह आर्य वही पुराना चेहरा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत का जश्न मनाया था। और वही यदि अंतर सिंह आर्य की उस शाह पक्ष की ओर ध्यान दे तो कांग्रेस ने अंतर सिंह आर्य को 3 बार सत्ता से बेदखल करने का काम किया था, यानी कि 3 बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंधवा से हारी थी। और उस हार का परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय में जब परिवर्तन होते गया, सेंधवा विधानसभा में यदि हम बात करें तो जयेश के प्रभाव की बात करेंगे तो सेंधवा विधानसभा में जय आदिवासी से एकता संगठन के द्वारा जबरदस्त तरीके से काम किया गया और युवाओं को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया गया। क्योंकि सेंधवा विधानसभा जो है अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए सेंधवा विधानसभा में 2 प्रकार के जातियां ज्यादा ताकतवर रखती है। इस संदर्भ में मुख्य नायक ने जातीय समीकरण के आधार पर आपको अवगत कराया था, क्योंकि सेंधवा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बारेला और भिलाला 2 जनजातियां हैं। चूंकि बारेला जनजाति, बारेला जो उपजाति है उनकी संख्या अधिक है और भिलाला जनजाति की उप संख्या कम है। हालांकि सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें तो सेंधवा विधानसभा में भिलाला जनजाति से, भिलाला उपजाति से शोभाराम पटेल, जी हाँ शोभाराम पटेल झोपाली क्षेत्र से झोपाली क्षेत्र के निवासी है और सेंधवा विधानसभा से चुनाव लड़े। और कम संख्या भिलालों की संख्या कम होने के बावजूद भी शोभाराम पटेल ने कांग्रेस से जबरदस्त जीत दर्ज की थी और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री के पद को सुशोभित किया था। उसी भांति हम अंतर सिंह आर्य की बात करते हैं कि सेंधवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह आर्य लगभग 1990 से जंग मैदान में और कई बार जीते हैं, कई बार हारे हैं, लेकिन उन्होंने जीत बरकरार रखने के लिए फिर से एक बार जब भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि सेंधवा विधानसभा में 2 दावेदार है लेकिन जीत कौन दिला सकता है, इसका जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और संगठन ने यह निर्णय लिया तो उस निर्णय में जो जीतने वाले प्रत्याशी थे वो थे भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह आर्य जी। और अंतर सिंह आर्य को जब टिकट मिला तो भारतीय जनता पार्टी आशान्वित हो गई और आशान्वित होने के कारण उन दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर हुई, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जयेश की जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी जो युवा चेहरा है जिन्होंने युवाओं में अच्छी पकड़ बनाई है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह आर्य जी, उनकी जबरदस्त ताकत है, उनकी 3 पीढ़ियों से उनके सीधे और अच्छे संबंध है ऐसा कहा जाता है। तब इन दोनों के बीच में टक्कर की यदि बात करें, वास्तविक बात यदि करें तो दोनों के बीच में कांग्रेस के मोन्टू सोलंकी और भारतीय जनता पार्टी के अंतर सिंह आर्य के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो मुकाबला कड़ा दृष्टिगत होता है। यदि उनकी जनचर्चा या उनकी चुनाव नीति के संदर्भ में बात करें तो यदि कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस के साथ युवा वर्ग जुड़ा था, विशेष करके आदिवासी युवा वर्ग के संदर्भ में मुख्य नायक बात कर रहा है। आदिवासी युवाओं में विशेष करके भिलाला उपजाति और बारेला उपजाति के साथ अन्य छोटिया जनजाति के सारे युवा कांग्रेस के मोन्टू सोलंकी के साथ व्यक्तिगत तौर से जुड़े हुए, इसलिए कांग्रेस ने यह दावा कर दिया था कि सेंधवा विधानसभा में लगभग 50,000 अधिक वोटों से वे जीत जाएंगे, ऐसा दावा उन्होंने किया। और दूसरी एक आपको देखिए बात में मुख्य नायक आपको बता देना चाहता है कि कांग्रेस ने जब चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की तो अब उनके साथ वाहनों का काफिला लगभग 70 से 80 गाड़ियों का रहा और संपूर्ण विधानसभा में रहे। अब जहां तक वोटर की बात आती है कि वोटरों में केवल युवा वर्ग में वो भी भिलाला जनजाति और कुछ वर्ग बारेला उपजाति के लोग के युवा उनके साथ में रहे। यदि उनके परिवार के संदर्भ में बात करें तो मैं बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं चलाई थी उसमें खास करके लाडली बहना जो योजना तख्ता पलट की योजना है, एक कालेजयी योजना है और उस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी बहनों को साधने का प्रयास किया। जब कांग्रेस पार्टी ने उन पर आरोप लगाया कि 18 वर्ष से शिवराज मामा कहा थे
तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया कि ये 18 साल से उनके अधिकार जो थे, उससे पहले कांग्रेस के ने जो 40 साल इस देश में शासन किया, उन्होंने अनुसूचित जनजाति जाति या महिला वर्ग के अधिकारों का हनन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को उनका अधिकार दिया है, उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया है। इसलिए दूसरे युवाओं के लिए सीखो पढ़ो योजना, तीसरी किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरण की नीति, मुख्यमंत्री के सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, पेंशन की योजना और तमाम ऐसी योजनाएं थी। विशेष करके आदिवासियों के जो जनजातीय भगवान थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे महावीर महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। और 15 नवंबर को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि अनुसूचित जनजाति के युवा वर्गों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनके घर के मुखिया, लाडली बहना और पेंशनधारी जितने शासकीय कर्मचारियों के साथ जितने भी लोग थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सापेक्ष दृष्टिगत हुए। तो इसलिए सेंधवा विधानसभा में फिर भी मुख्य नायक नहीं कह सकता है कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन किसका होगा राज तिलक, क्योंकि सेंधवा विधानसभा में जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति पूर्वक काम किया कि जो व्यक्ति जिस वर्ग का है उसे उसी वर्ग में भेजा गया। और शहर के जितने भी युवा नेता थे और पुराने नेता थे, उनको शहर में ही काम दिया गया। और ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं को, अनुसूचित जाति जनजाति और जितने भी 7 मोर्चे हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में उतारने का काम अंतर सिंह आर्य ने किया। इसलिए ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसी तारतम्य में हम पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में बात करें तो पांसेमल विधानसभा से युवा चेहरा श्याम बर्डे के रूप में भारतीय जनता पार्टी में रहा। चूंकि पांसेमल विधानसभा की यदि बात करें तो इस संपूर्ण जो चुनाव काल था, उस चुनाव काल में पांसेमल विधानसभा सबसे ज्यादा सुगबुगाहट में थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वहां कई टुकड़े दृष्टिगत हुए। परिणाम तो आम आदमी पार्टी से दयाराम डावर सामने आए, वही निर्दलीय के रूप में रमेश चौहान सामने आए, और उसी प्रकार जो जयेश का चेहरा था डॉक्टर राजू पटेल, वे भी सामने आए। इसलिए पांसेमल विधानसभा से 7 प्रत्याशी सामने दृष्टिगत हुए। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस वहां से जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी, हालांकि मुख्य नायक के आंकड़ों के अनुसार, चूंकि मुख्य नायक के आंकड़े केवल लोगों से चर्चा के आधार पर है, एक मतदाता तक तो कोई न्यूज चैनल या कोई न्यूज एजेंसी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ये आंकड़े जरूर उभर कर आ रहे हैं कि पांसेमल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा सकती है। उसी तारतम्य में राजपुर विधानसभा की बात करें तो राजपुर विधानसभा में पुराना चेहरा है बाला बच्चन, और बाला बच्चन एक कद्दावर नेता और राष्ट्रीय स्तर से कहे या प्रादेशिक स्तर से बाला बच्चन का एक अपना दबदबा है। लेकिन पिछले 2018 पर सिंहावलोकन करें तो बाला बच्चन कुछ ही मतों से जीते। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें पारितोषिक करते हुए मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया था, लेकिन वो जिस प्रत्याशी से चुनाव जीते से, जिनसे उनकी सीधी जंग हुई थी, वो कुछ ही अंतराल से चुनाव हारे थे, और वे थे अंतर सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी से। और अंतर सिंह पटेल उस हार का बदला निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, चूंकि सरकार की योजना जिस प्रकार सेंधवा के संदर्भ में थी, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम राजपुर विधानसभा में किया। इसलिए राजपुर विधानसभा से भी कहा जा सकता है कि अंतर पटेल भारतीय जनता पार्टी से जीत सकते हैं, और पूर्व गृह मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, कई बार के विधायक को इस बार कड़ी टक्कर मिलेगी। या कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राजपुर में कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाए हुए है। और बात करते हैं बड़वानी की। जी हाँ, बड़वानी विधानसभा यानी कि बड़वानी जिले का मुख्यालय, और वहां पर है प्रेम सिंह पटेल। प्रेम सिंह पटेल अधिक कद्दावर नेता है, जिन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी को बड़वानी से विजय श्री दिलवाई, क्योंकि बड़वानी पूर्णतः कांग्रेसी क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन प्रेम सिंह पटेल ने जो जद्दोजहद की, जो मेहनत की, उस आधार पर मध्य प्रदेश में प्रेम सिंह पटेल का नाम उभर कर सामने आया, क्योंकि वे
वे अधिक से अधिक बार बड़वानी विधानसभा से चुनाव जीतकर, पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए तो चारों विधानसभा में केवल बड़वानी विधानसभा से प्रेम सिंह पटेल ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन अब उनके सामने है राजन मंडलोई। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के वही कद्दावर नेता जिनके प्रचार में पिछली बार वे जब चुनाव लड़े थे तो देश के प्रधानमंत्री उनके प्रचार के लिए आए थे, और उसके बाद जब उन्हें 2018 में टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने निर्दलीय दम भरा और इतने अधिक वोट प्राप्त किए जितने की कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं मिल पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जो पासा फेंका और राजन मंडलोई के रूप में जंगे मैदान में कांग्रेस का चेहरा, शिक्षित युवा चेहरा उतारा, तो कांग्रेस का राजन मंडलोई जरूर बड़वानी जिले में परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि कई बार के विधायक प्रेम सिंह पटेल के संदर्भ में कहा जाता रहा है कि वे उनके प्राथमिक अध्ययन के कारण और कुछ योजनाओं के कारण वे कहीं न कहीं पीछे दृष्टिगत होते हैं। लेकिन जो प्रेम सिंह पटेल है वे जादुई व्यक्तित्व का धनी है, हो सकता है वे कड़ी टक्कर दे, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक विश्लेषणों के संदर्भ में बात करें तो राजन मंडलोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत सकते हैं बड़वानी से। जी हाँ, ये मैंने बड़वानी जिले की 4 विधानसभा के संदर्भ में मुख्य नायक ने आपको जानकारी दे दी है।